Hello everyone. We'll continue our lecture on biotechnology. In last classes, we studied about what is biotech, history of biotech as well as applications of biotech. इसके आंसर वगैरह भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने लिख के सेंड करा था एंड उसके मैंने रिव्यू वगैरह भी आपको सेंड कर दिए थे. होपफुली यू आर सेटिस्फाइड और जिनको बोला गया है कि क्या क्या रेक्टिफिकेशन करने हैं, होपफुली यू आर डूइंग दोज रेक्टिफिकेशंस, क्योंकि बायोटेक एमपीपीएससी का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है. ठीक, कई बार इसके ऊपर उन्होंने 6 मार्कर, जब पहले 6 मार्कर चलता था, 6 मार्कर 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इससे बायोटेक को इग्नोर मत करिएगा. ओके, विल मूव ऑन. एप्लीकेशन वाला तो जो पार्ट है वो हो गया था. अब हम बायोटेक कुछ टिडबिट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, छोटे मोटे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बायोटेक से रिलेटेड है. आज हम कुछ एक्ट्स, कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे जो कि बायोटेक से रिलेटेड है एंड वो इंडिया में गवर्न करी गई है, जिसको आप बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया के नाम से आपके नोट्स वगैरह में पढ़ सकते हो. तो आज हम वही एस्पेक्ट पढ़ेंगे, बायोटेक इन इंडिया. सो विल स्टार्ट विथ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया. जब हम बायोटेक के हिस्ट्री की बात करते हैं इंडिया में, अगेन बायोटेक वर्ल्ड ओवर में जैसे 1920s में इसके बारे में जानकारी मिली, सिमिलरली इंडिया में भी 1920-30 के आसपास बायोटेक के बारे में नॉलेज मिला, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा काम हुआ नहीं. उस समय इंडिपेंडेंस मूवमेंट वगैरह चल रहे थे, फिर इंडिपेंडेंस के बाद नेशन रीबिल्डिंग का काम चल रहा था, तो बायोटेक को उतना ध्यान नहीं दिया गया है. इंडिया में अगर बायोटेक ग्रोथ की बात करें, ये 1980s के आसपास ये शुरू हुआ है. ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह के तौर पे, ऑपरेशन फ्लड के तौर पे इसका अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला है. वेनिवेज देखते हैं हाउ बायोटेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड इन इंडिया. डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी जिसे कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज द नोडल एजेंसी सेट अप इन 1986 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू स्टीयर डेवलपमेंट्स एंड कमर्शलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ बायोटेक एंड मॉडर्न बायोलॉजी. डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक 1987 में फॉर्म करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर. इसका काम क्या है? बायोटेक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप करना और कमर्शलाइज करना, मैनेज करना, ताकि इंडिया एक हब बन सके फॉर बायोटेक प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट, इंडिया इज अमॉन्ग द टॉप 12 बायोटेक डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड. अगेन जब हम टॉप 12 की बात करते हैं, व्हाट इंडियाज एक्चुअल रैंकिंग इज, इट इज अराउंड 11, प्लस माइनस होता रहता है, इट इज अराउंड 11, इसी वजह से यहाँ पे बोला गया टॉप 12. Anyways, India has emerged as a leading destination for clinical trials, contract research and manufacturing activities owing to the growth in the bioservice sector. High population base plus इंडिया की बहुत सारे रिसर्च लेबोरेटरीज, या फिर आपको शायद अभी न्यूज़ वगैरह से पता चला ही होगा, इंडिया इज द लार्जेस्ट हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन्स. अब इसी फैक्ट की वजह से इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स, बहुत सारे फॉरेन ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल्स भी इंडिया में करे जाते हैं और इसको बायोटेक इंडस्ट्री मॉनिटर करती है. उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, दैट मीन्स फॉरेन कंपनीज फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं फॉर दोज कंपनीज, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च करते हैं. उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि लार्जेस्ट रॉ मटेरियल फॉर ड्रग्स इंडिया में प्रोड्यूस करी जाती है, लार्जेस्ट वैक्सीन्स इंडिया में प्रोड्यूस करी जा रही हैं. ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है जो इंडिया को एक हब बनाती है, बायोटेक हब. इंडिया इज द सेकेंड हाइस्ट नंबर ऑफ यूएस एफडीए अप्रूव्ड प्लांट्स. इंडिया में अगर हम देखें तो जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेट जो प्लांट्स है, यहाँ पे प्लांट्स की जब हम बात करते हैं, कंपनीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट यूएस एफडीए कंपनीज हैं, एंड आफ्टर यूएसए इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन. इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. सो दिस शोज द prowess that India has shown in biotech industry. उसके अलावा biotech industry in India is heavily dominated by pharmaceutical sector which accounts for more than 60% of revenues. बायोटेक की जो रेवेन्यू जनरेट होती है उसका लगभग 60% फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ही होता है, या फिर रेड बायोटेक से होता है, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट हब फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन. उसके अलावा हम जो वैक्सीन मेडिसिन वगैरह जो प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जो फार्मास्यूटिकल से इंडस्ट्री जो बायोटेक के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करी, वो इंडिया में तो यूटिलाइज होती ही है. उसके अलावा इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू अफ्रीका एज वेल एज यूएस के जो बाकी के कंट्रीज हैं वहाँ पे भी ये, सॉरी यूएस कह रहा हूँ, जो अमेरिका जो आपकी कॉन्टिनेंट है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वहाँ पे भी ये सेल करते हैं. साथ ही साथ यूरोप में भी हम एक मेजर कंट्रीब्यूटर की तरह आ रहे हैं फॉर वैक्सीनेशन, फॉर सेलिंग आवर वैक्सीन्स एंड चीप रॉ मटेरियल फॉर प्रोसेस्ड मेडिसिन. अभी शायद आपको पता ही होगा, कोविड के दौरान हमने बहुत सारे मेडिसिन के रॉ मटेरियल्स
एक्सपोर्ट करे थे, कुछ गुडविल के तौर पे कुछ कंट्रीज को दिया भी था। सेम थिंग, इंडिया हैज ऑलवेज बीन द हब फॉर रॉ मटेरियल फॉर मेडिसिन, और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की वजह से ही हो पा रहा है। सो दिस इज हाउ बायोटेक हैज इवॉल्व्ड इन इंडिया। अब कुछ लॉज, कुछ एक्ट्स के बारे में देखेंगे जो कि डायरेक्टली बायोटेक इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है। नेशनल बायोटेक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी NBTS 2015-2020, ये हमारे लिए एक 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं। NBTS is a major step driven by a new era of science-driven, society-relevant innovation and entrepreneurship। इस लाइन को इग्नोर कर दीजिएगा, बस बातें करी गई हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है NBTS से फायदा क्या है। NBTS provides the impetus for building indigenous capabilities in health, food and environment। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव है NBTS का, क्या है? To build capability for health, food and environment. It also lays the foundation for offering research support to biotech industries through launch of major PPP partnerships, spearheaded by new frontiers of biotech research. NBTS की जो मेजर एस्पेक्ट है वो ये है कि जो बायोटेक इंडस्ट्रीज हैं उनको रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि पीपल पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो बायोटेक रिसर्च को एडवांस बना सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपके 5 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। टू मेक इंडिया ए वर्ल्ड क्लास बायो मैन्युफैक्चरिंग हब, बायोटेक प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग हब किसे बनाए जाने की बात प्लान करी जा रही है? इंडिया को। उसके अलावा टू लॉन्च अ मेजर मिशन अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम बैक विद सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू बायोटेक प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे काम कर रही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट की बहुत से रिसर्च लैबोरेटरीज और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ICMR, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोनों क्या कर रहे हैं, बायोटेक प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में बहुत मदद कर रहे हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हो, उन पे काम करा जा रहा है। To create a new infrastructure for research and development and commercialization, and also empower India's human resources scientifically and technologically। जो बायोटेक रिसर्च में एक चीज़ आज की तारीख में नोटिस करी जा रही है वो ये है, फील्ड तो बहुत ही ओपन है, बहुत एस्पेक्ट भी है, लेकिन रिसर्च को लेके ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी कमियां हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा है कि लोगों को बायोटेक के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना शुरू करा है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में गवर्नमेंट काम करे। जैसे आज की तारीख में बायोटेक आपके स्कूल करिकुलम से ही ऐड कर दिया जाता है कि बच्चों को एक आइडिया तो है कि बायोटेक भी एक इंडस्ट्री है जिसपे वो काम कर सकते हैं। खाली आपको मेडिकल डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी बन सकते हो। ये सारी चीज़ें उनको ऐड करी जा रही हैं ताकि फ्यूचर में हम इस कैपिटल को भी टैप कर सकें। लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं स्ट्रेटेजी के लिए, जैसे कि however administrative and technological challenges need to be overcome to reap the benefits of biotechnology, make it play a crucial role in India's sustainable and inclusive development। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें हैं, क्योंकि अगेन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ज़्यादातर साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक। तो लैक ऑफ लीडरशिप प्लस टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज यूएस के पास है, जर्मनी के पास है, इजराइल के पास है बायोटेक को लेके, वो सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। तो ये कुछ हर्डल्स बन रही हैं इन ग्रोथ ऑफ बायोटेक इंडस्ट्री, लेकिन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है सो दैट कि बायोटेक इंडस्ट्री को भी ग्रोइंग हब बनाई जा सके, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट, DNA टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, ये लास्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल था। ये आपके लिए अगेन प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 3 मार्कर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस 5 मार्कर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। DNA टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, लोकसभा रिसेंटली पास्ड DNA टेक्नोलॉजी बिल in 2019। This bill regulates the use of DNA technology for establishing the identity of persons in respect to criminal matters and civil matters such as parentage dispute, transplantation of human organs etc। एक्चुअली पहले ये जो DNA टेस्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं थी, उसके लिए कोई स्पेसिफिक रेगुलेटिंग बिल था ही नहीं, लेकिन अब एक रेगुलेटिंग बिल आ गई है जिसके सहारे DNA टेक्नोलॉजी, DNA को कैसे इस्तेमाल करी जा सकते, नहीं करी जा सकते, इन सबको मॉनिटर करने के लिए बिल प्रोवाइड करी गई है। देखते हैं इसके बारे में क्या है। This bill also provides for establishment of a DNA regulatory board, accreditation of DNA laboratories, and undertaking DNA testing, analyzing, etc. Literally what it means is गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी बोर्ड ऑर्गेनाइज कराएगी, उसके अलावा कौन कौन से लैब में DNA टेस्टिंग हो सकती है वो भी क्या करी जाएगी, अप्रूवल दी जाएगी। ऐसे ही कोई भी लैब नहीं कर पाएगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल एंड रीजनल DNA डेटा बैंक्स,
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की ये एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि हर एक इंडियन सिटीजन की डीएनए डेटा बैंक में स्टोर रहेगी। अब बोलोगे इससे क्या फ़ायदा है? फ़ायदा इससे है कभी कभार एक्सीडेंट विक्टिम या फिर कोई क्रिमिनल क्राइम के जगह पे कोई विक्टिम है मिलता है जिसकी बॉडी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, अगर उसकी डीएनए के सैंपल डेटा बैंक में मौजूद रही, उस डीएनए से हम डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लस कई केसेस में क्राइम साइट पे हमें बस जो क्रिमिनल है, सस्पेक्ट है, उसका बस ब्लड ड्रॉप मिलता है, एक हेयर सैंपल मिलता है, जैसे बहुत सारे रेप केसेस में होता है, सीमेन सैंपल मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें से डीएनए का सैंपल एक्सट्रैक्ट करके डेटा बैंक से हम क्या कर सकते, कंपेयर करके क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा बैंक्स काम करेंगे। तो गवर्नमेंट इस चीज पे भी काम कर रही है। अगेन दिस इज अ वेरी प्रोग्रेसिव थॉट ऑन डीएनए रेगुलेशन बिल। देखते हैं, रिटन कंसेंट बाय इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डीएनए सैंपल्स फ्रॉम देम। लेकिन अगेन डीएनए सैंपल कलेक्ट करने से पहले रिटन कंसेंट की जरूरत है। अगर कोई बंदा अपना कंसेंट देना नहीं चाहता, अगेन वी कांट फोर्स देम कि नहीं आपको डीएनए टेस्टिंग करनी है। कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑफेंसेस विद पनिशमेंट ऑफ मोर देन 7 years ऑफ इम्प्रिजन। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल है, कोई सस्पेक्ट है जिसपे कि 7 साल या फिर उससे ज्यादा की अगर सजा तय करी जा रही है, तो उससे कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स रेप केस और उसके और ज्यादा हीनस क्राइम्स, मर्डर वगैरह हो गए, मास मर्डर जैसे क्राइम्स के केस में अगर कोई सस्पेक्ट है तो उससे कंसेंट लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम आप जैसे लोग हैं, कोई कहता है कि नहीं मुझे आपका डीएनए सैंपल लेना है, डीएनए टेस्ट करना है, तो आपको रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा। मुझसे रिटन कंसेंट लेके ही मेरा डीएनए टेस्टिंग करी जा सकती है। सो दिस इज योर डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल। अगेन प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर एंड 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। लास्ट, डीएनए एक्शन प्लान फॉर वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल। ये एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाई गई थी टू कंट्रोल हेपेटाइटिस इन्फेक्शन स्प्रेड इन इंडिया। अगेन धीरे धीरे अभी हेपेटाइटिस के केसेस बढ़ रहे हैं, इस वजह से इसको लॉन्च करा गया था। देखते हैं, द प्लान प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन विच नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 18 अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। अगेन प्री के हिसाब से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम किस ईयर में, किस डेट में लॉन्च करी थी, ये आपके लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। गूगल पे एक बार सर्च मार देना। उसके अलावा ये किसके अंडर आता है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आता है। नेशनल हेल्थ मिशन अगेन 3 मार्कर 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज हेपेटाइटिस, ये आपके लिए 3 मार्कर है। हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर ऑफन कॉज्ड बाय वायरस एंड अदर इन्फेक्शंस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, एग्जांपल अल्कोहल एंड सर्टेन ड्रग्स। ये आपके लिए 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गया। प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस किस ऑर्गन को अफेक्ट करती है, लिवर। नेक्स्ट, National Virus Hepatitis Control Program aims to reduce morbidity and mortality due to viral hepatitis. Its goals are ending viral hepatitis as a public health threat by 2030 in the country. ये आपके लिए 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट बन गया। प्लस ये जो ईयर 2030 है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोग्राम है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ईयर तक हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने की बात करी जा रही है, इरेडिकेट करने की बात करी जा रही है, 2030। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। Next, key strategies under the program are preventive and promote interventions with focus on awareness generation, लोगों को जागरूक कराना, safe injection practices and socio cultural practices, जो आपको हेपेटाइटिस वगैरह को कंट्रोल करने के लिए जो प्रैक्टिसेस हैं वो लोगों तक मुहैया कराना, sanitation and hygiene like safe drinking water supply, safe drinking water supply, infection control and immunization, वाटर सप्लाई साफ सुथरा होना चाहिए, इन्फेक्शन अगर कहीं आउटब्रेक होता है उसे कैसे कंट्रोल करें, इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन वगैरह डेवलप करना है, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन विद डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करना ताकि इस डिजीज को हम स्प्रेड होने से रोक सकें। उसके अलावा इंक्रीजिंग एक्सेस टू टेस्टिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, ये भी जरूरी, लैब वगैरह को डेवलप करना ताकि हेपेटाइटिस को टेस्ट कर सके। एनीवेज ये जो लैब टेस्टिंग वाली चीज़ है आज की तारीख में कितना इफेक्टिव है नहीं आप कोविड के सिचुएशन से देख सकते हो। एंड हेपेटाइटिस ये जो प्रोग्राम है नेशनल लेवल पे लॉन्च करा गया था कोविड से पहले, तो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से हमें हमारी जो खामियां वो सामने आ रही हैं। तो आगे ये कोविड की सिचुएशन जब हम उभर जाते हैं तब क्या होगा, कोविड के जो हमने फैसिलिटीज़ डेवलप करी हैं उसी फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज करके
इस नेशनल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम को भी हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। सो दीज आर योर programs or acts that government of India has done regarding बायोटेक्नोलॉजी। आज यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आज के जो टॉपिक्स थे अगेन 3 मार्कर 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे। कल से हम लोग क्या करने वाले हैं, बायोटेक के जो अलग एप्लीकेशंस हैं, जो फील्ड्स हैं, जो रिसर्च टॉपिक्स हैं, जो 3 मार्कर 5 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें डील करेंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।